तो आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज की डेफिनेशन जब दी जाती है और उसके बारे में बात की जाती है तो यही लिखा जाता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण क्यों कहा जाता है? तो एक तो यही सवाल बन जाता है, मेंस का सबसे अच्छा प्रश्न है ये कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं और किस हद तक जाना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अंतिम हद क्या होनी चाहिए? तो वो ग्राम स्वराज। उसमें महात्मा गांधी का कंसेप्ट भी अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का कंसेप्ट अलग से नहीं पूछा जाता कभी इस तरह से, या इस तरह से एक्सप्लिसिटली आपको संविधान में देखने को नहीं मिलता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे जरूर आता है। महात्मा गांधी एकदम से एग्जाम में ही दिखाई पड़ेंगे आप, ठीक है, किताबों में उतने नहीं मिलेंगे। खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी में अलग से आपको कहीं सिलेबस में महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में महात्मा गांधी आ जाते हैं। एग्जाम में वो है, सिलेबस में नहीं, पाठ्यक्रम से गायब है। तो एक्सप्लिसिटली नहीं है, इम्प्लिसिटली वो हर जगह है, मौजूद है। उसका कारण था कि जब संविधान बन रहा था और देश आजाद हुआ, तो जैसे हम मकान बनाते हैं तो हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता है तो उसके बैठने की जगह का ख्याल रखते हैं कि हमारे दादाजी यहाँ बैठा करेंगे, उनके लिए पूजा, उनको अगर पूजा पाठ बहुत पसंद होता है तो हम पूजा का कमरा बनवाते हैं। उनको धूप बहुत पसंद होती है तो बालकनी में उनके धूप में बैठने की व्यवस्था करते हैं। तो मकान बनाते समय ख्याल रखा जाता है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं या जिनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग मकान तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो उस पर गांधी की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती, गांधी का ख्याल रखा गया वहां, तो वो जरूरी भी था। इसलिए जब कभी आप पेपर देखते हैं तो उसमें गांधीयन फिलोसॉफी एकदम, गांधीज्म एकदम से आता है। तो हिंद स्वराज, हरिजन, गांधी के द्वारा लिखी गई किताब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वहां से अपने आप आपको प्रश्न मिलेंगे और सीधे सीधे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के प्रश्न आ रहे हैं वहां से। अगर आपने वो बुक्स पढ़ी हैं और बहुत अच्छे से उसके महत्व को समझ लिया है तो फिर आपको प्रश्न हल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप कहेंगे नहीं इसको तो सिलेबस में नहीं दिया है, हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई नहीं है सिलेबस में, लेकिन हमारे सिलेबस का वो हिस्सा है, हमको पढ़ना पड़ेगा उसको। वो इसलिए ये जो क्लास है, यहाँ वाली क्लास, यह आपको उस तरह से तैयार करती है उस परीक्षा के लिए। यहाँ आपको हम होमवर्क देते हैं, वो पूरा एग्जाम के लिए तैयार होता है। आप अगर कंपेयर करोगे तो दूसरी क्लासेस में वो आपको सिलेबस पढ़ाते हैं, सिलेबस खत्म कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि उससे बात बन जाएगी, लेकिन उससे होता नहीं है। एग्जाम बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। कई बार आप किसी काम को करते हैं तो जो लोग उसका एक्सपीरियंस जानते हैं वो उसके लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि आपने कभी व्हाइट वॉश करवाया या कलर करवाया हो मकान में, और अगर कलर करने वाले ने कहा 5 लीटर में हो जाएगा तो हो जाता है, 5 लीटर में नहीं होता है। हमेशा 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर और लेके आना पड़ता है, बाद में लेके आना पड़ता है। तो जिसको एक्सपीरियंस होता है वो उसके लिए तैयार रहता है, मेंटली प्रिपेयर रहता है। सिलेबस ठीक वैसा ही है जैसा वो कलर करने वाला ठेकेदार बता रहा है, कॉन्ट्रैक्टर वो बता रहा है कि वो ऐसे देखता है और ऐसे ही बोल देता है कि ये है, लेकिन वो क्या करता है कि कितने बाय कितने का हॉल है उस आधार पे वो ले लेता है। लेकिन ये जो बीम आपको दिख रहा है, पिलर दिख रहा है, लेंटर, इसके इस तरफ भी कलर होना है, इसके नीचे भी होना है, उसके उस तरफ भी होना है, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये कितने बाय कितने में वो नहीं आता। और ये जब सबका एक्स्ट्रा होगा ऐसा, फिर खिड़की है तो उसके साइड में भी होगा, उसके ऊपर भी होगा, ये वाले हिस्से छूट जाते हैं। इस वजह से उसका जो पूरा एस्टिमेट है वो बदल जाता है। एग्जाम भी ठीक आपकी ऐसे ही है, आप जब तैयारी करके जाते हो सिलेबस के हिसाब से तो वहां कुछ पूरा एस्टिमेट गड़बड़ा जाता है, बात बनती नहीं है।
और वो जो डिफरेंस होता है 25%, 40% का, वही आपको बाहर करवाता है, वही आपकी सफलता का रोड़ा है। आप बन ही नहीं पाए, इसी वजह से नहीं बन पाते ना हम लोग। इसलिए आपको उसकी भी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लास्ट सीमा तक क्यों दिया जाए, लास्ट सीमा तक क्यों दिया जाए, गांव के किसी आदमी को जो अनपढ़ है उसको अधिकार क्यों दिया जाए, जिसको पैसा खर्च करना नहीं आता उसके हाथ में पैसा क्यों दिया जाए। तो ऐसे तो फिर आप अगर परिवार में कोई केले लेके आया तो उस छोटे बच्चे को जिसको केला खाना नहीं आता उसको फिर कोई देगा ही नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, तुमको खाना नहीं आता। इंक्लूसिव ग्रोथ में सबका साथ सबका विकास जब आप बोलते हो तो उसके बाद उसको दिया जाता है, चाहे उसको खाना आता हो चाहे ना आता हो। लड्डू पकड़ने के बराबर हाथ भी नहीं है उसका, उसके बावजूद उसको कई बार लड्डू दिया जाता है। तो ठीक है, आप समझदारी ये रखोगे कि उसको तोड़ के दे दोगे, तो पंचायत में तोड़ के तो देते हैं। डिवोल्यूशन कैसा होता है ऐसा ही होता है, थोड़ा सा हिस्सा आता है, लेकिन उसको खाना सिखाया जाता है, उसमें वो कुछ गिराता भी है, कुछ वेस्टेज भी जाता है, उसके बावजूद होता है। दरअसल लोकतंत्र में क्या है ना कि बहुत सहन करना पड़ता है। लोकतंत्र बहुत सहनशील, टॉलरेंस बहुत चाहिए। कई लोग जैसे बहुत अभी आप देखेंगे कि जो सांप्रदायिकता की बात होती है या धर्म के नाम पे कट्टरता की बात आती है और कई बार लोग गुमराह किए जाते हैं, तो बड़ी भीड़ जो है वो जुड़ जाती है उसमें। सोशल मीडिया पे भी आप अच्छी बात भी लिखेंगे तो आपको हो सकता है कि वो ट्रोल करने लग जाए और बड़ी भारी भरकम भीड़ पीछे पड़ जाती है। तो समझदार आदमी फिर चुप ही रहता है, वो कोशिश ये करता है कि वो चुप हो जाए, वो फिर कुछ बोलने से ही बचता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ट्रोल होंगे और बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। तो दरअसल पढ़ाई नहीं करना, अपरिपक्व बने रहना, कोई डिग्री हासिल नहीं करना, डिग्री हासिल करना तो नाम मात्र की हासिल कर लेना, नकल कर लेना, एक आम मान्यता है कि आदमी को यदि इन्विजिलेटर नहीं छोड़ा गया तो नकल करेगा ही। यही मान्यता है ना कि अगर इन्विजिलेटर नहीं छोड़ा गया तो वो नकल करेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करा के नहीं दे रहे हो तो आप गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करो, एक मान्यता है। तभी तो आपका ओरिजिनल मंगाया जाता है, हर एग्जाम में ओरिजिनल मंगाया जाता है। तो बहुत सारी मान्यताएं इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि वैसा होगा और वैसा करते हैं लोग, इसलिए मान्यता बन गई, जबकि सब नहीं करेंगे। अब यूपीएससी वाला भी जो है डॉक्यूमेंट मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है। मान लिया जाए कोई शेड्यूल कास्ट का नहीं है और ओबीसी का नहीं है और प्री पास हो गया और इंटरव्यू तक चला गया, तो आप तो ओरिजिनल मांगोगे ना फिर उससे। तो इसलिए उतना ज्यादा उस लेवल पे परेशान करने का कोई तुक ही नहीं है। 10 लाख लोगों को, 5000 लोगों का, फिर बाद में जो 2000 लोगों का आप मांगोगे, वो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली आएंगे तो आप उनसे लोगे, तो वेरीफाई हो जाएगा कंफर्म। अगर वो नहीं होगा तो बाहर हो जाएगा। लेकिन हम उसी स्टेज पे अपेक्षा करते हैं कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे। तो क्यों वो ओरिजिनल नहीं कर रहा है? क्या नहीं माना यह जाता है कि वो ओरिजिनल नहीं करेगा बात समझ आए? नहीं करेगा, क्राइम होगा, गलत काम होगा। ये सब चीजें मान्यता है और ये सब चीजें होती भी हैं। तो लोकतंत्र में भी जो व्यक्ति पढ़ता लिखता है, समझदार है, विचारक हो जाता है, थिंकर हो जाता है और जिसको सब कुछ समझ में आने लग जाता है और जो समाज को गाइड करना चाहता है, ये समाज का मार्गदर्शन करने लायक हो जाता है, तो वो स्थिति आती है 40 में, 45 में, 50 के आसपास। तब तक चूंकि वो पढ़ाई कर रहा था, व्यायाम नहीं कर पा रहा था ठीक से और पढ़ाई में लगा हुआ था, तो कई बार उसको बीमारियां लग जाती है। उसको डायबिटीज हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा। और वो उस भीड़ का मार्गदर्शन कर रहा है जो भी बीमार नहीं है, स्वस्थ है, उशंकल है और जिसमें बहुत ताकत है। और खास करके जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमा लिया है, बहुत सारा पैसा है उसके पास, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो उतना पैसा तैयार होता ही नहीं है। ज्ञान किसी को बहुत आ गया, मार्गदर्शन देने की स्थिति में आ गया, तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास पैसा हो, ना उसके पास शारीरिक ताकत उतनी बचती है लड़ने भिड़ने की।
तो ऐसे विचारकों की, ऐसे थिंकर्स की हत्या होने तक की गुंजाइश रहती है। तो लोकतंत्र की विफलता में मैं आपको एक बिल्कुल अलग टाइप का एंगल देना चाहता हूं। जब तक व्यक्ति समझ पैदा करता है, जब तक व्यक्ति मार्गदर्शन के लायक बनता है, तब तक वो बीमार, बूढ़ा, कमजोर, निर्धन और उस किस्म का हो जाता है, और बड़ी उम्र वाला। और ऐसे व्यक्ति का मुकाबला एकदम ऐसे लोग जो अनपढ़, मूर्ख और पैसे वाले और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और वो कुछ भी नुकसान पैदा कर सकते हैं, इसलिए थिंकर्स की हत्या हो जाती है। ऐसे में लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप है, जिसको बनाए रखना चाहिए था, उसको बनाए रखने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन क्या लोकतंत्र बंद कर देना चाहिए? नहीं, लोग बोलते हैं कि प्रजातंत्र एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी एविल है। और ये चाहे प्रजातंत्र में कितने भी खराब रिजल्ट क्यों ना आ रहे हो, होना प्रजातंत्र ही चाहिए, डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए। क्योंकि ऑटोक्रेसी तो और खराब है, प्लूटोक्रेसी तो और खराब है, पैसे वालों का शासन, ताकतवर लोगों का शासन, वो तो और खतरनाक चीज होगी। इसलिए कम से कम लोग जो बोल रहे हैं वही हो, पर लोग पढ़े लिखे हों, समझदार हों। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, ये रियल प्रॉब्लम। इसलिए वो लोग हस्तक्षेप, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू में लिख देंगे, इंडियन एक्सप्रेस में लिख देंगे, तो सिविल सर्विसेज में आने वालों को वही सिलेबस में एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से रखा जाता है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आ रहे हैं उनको पढ़ो और उसके हिसाब से एग्जाम में जाकर के एनालिसिस लिखो। क्योंकि वो जो थिंकर हैं वो कम से कम अपनी बात को उस प्लेटफॉर्म पे रख पा रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म है। आप कहोगे कि नहीं, ये सोशल मीडिया पे किसी दिन आए तो हम बताएं इनको, तो वो सोशल मीडिया पे आते ही नहीं, अखबार वाला छापता है, रेनाउंड है अखबार वाला भी, और वो भी रेनाउंड पर्सन है, वो उसका जानता है, वो उसको जानता है, वो उसको छापता है। जिन लोगों को जरूरत होती है वो उसको पढ़ते हैं, बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आता और वो पढ़ते भी नहीं है, उसकी लैंग्वेज भी बड़ी टफ होती है। तो वो चीज है जो कल मैं आपको बता रहा था कि संस्थाएं बची होनी चाहिए, प्रजातंत्र की आत्मा बची रहनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहना चाहिए, क्योंकि इसी के मार्फत जो है हम लोग सेवा कर पाएंगे, उद्देश्य सेवा का होगा। क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो तो बायस्ड हो जाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जज भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, नेता भी हो जाते हैं, और केवल लगातार पढ़ने वाला व्यक्ति पूर्वाग्रहों से दूर रह सकता है। बाकी जो सुनी सुनाई चीजों के आधार पर बात करता है वो तो पूर्वाग्रह से आ जाता है, प्रेजुडिस हो जाता है, और वो उसी हिसाब से निर्णय देने लगता है। सुप्रीम कोर्ट का अभी का जो निर्णय 3 अगस्त वाला, अगर आप देखें फ्री बीज के ऊपर, तो फ्री बीज के ऊपर वो यहाँ तक कि फाइनेंस कमीशन को उसमें घसीट रहे हैं कि तुम सरकार की महत्वाकांक्षा पूरी करो। तो फाइनेंस कमीशन तो है ही एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। कल से आप कह दो कि सीएजी जो है वो सरकार की मदद करें, अरे सीएजी तो सरकार जब गड़बड़ करेगी तो उसमें से घोटाला उजागर करेगा ना सीएजी, तो उसको आप मदद के लिए कैसे बोल सकते हो? ठीक वैसे ही फाइनेंस कमीशन तो डिवोल्यूशन की बात करता है, तो उसको आप ऐसे कैसे इसमें घसीट सकते हो? तो ये जो चीजें कुछ देश में हो रही है, ये उस तरह की है कि जिनको रक्षक बनाया गया है उनको हटने के लिए कहा जा रहा है कि इस समय चोरी होगी, रात को 12 बजे आप वहां नहीं रहेंगे। तो भैया वो तो वहां उसकी नियुक्ति इसीलिए, अपॉइंटमेंट इसलिए कि वो वहां रुकेगा और उसको रोकेगा। बोले नहीं, उस समय आप वहां से हट जाना, स्पष्ट उसको, और वो काम सुप्रीम कोर्ट कह रहा। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। इस प्रकार की जो चीजें शुरू हुई है ना, तो उससे थोड़ा सा लोगों में, जो समझदार लोग हैं उनकी बत्ती जलती है, फिर वो लिखते हैं। आम आदमी को तो समझ में ही नहीं आता कि क्या चीज है। तो आज मैं ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जब आया तो उसमें 2 चीजें नई बनी थी, स्टेट फाइनेंस कमीशन बना था और स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था, राज्य निर्वाचन आयोग बना था और राज्य वित्त आयोग बना था। और दोनों स्टेच्यूटरी, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यस, स्टेच्यूटरी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोनों ही, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी और स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसलिए मैंने आपको बताया था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसमें होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम होगा? राज्य की संचित निधि में से, खास करके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो रेस्पेक्टिव स्टेट होगा, उस स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं, वो जो
उसके पास जो टैक्सेस इकट्ठे होंगे उसमें से डिवोल्यूशन होगा, दोनों तरह का, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन उसको बोलते हैं कि पंचायतों को कितना देंगे और फिर तमाम पंचायतों को कितना मिलेगा, किस पंचायत को कितना मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और स्टेट से पंचायत कितना जाएगा, जब हम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशन देखते हैं तो जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है वो क्या करता है, वो यूनियन से स्टेट को दिलवाता है, ये होगा वर्टिकल, यूनियन से स्टेट की तरफ जाएगा। और फिर डिफरेंट स्टेट्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अमंग स्टेट्स। और सेंटर टू स्टेट क्या कहलाएगा, वर्टिकल, वर्टिकल डिवोल्यूशन। सो वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये काम है यूनियन फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। यहाँ फाइनेंस कमीशन को मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि सारा मसला इसी का है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ही यही है कि पैसे का मामला है, केवल ऐसे ही किसी को सरपंच बनाने से तो कोई मतलब नहीं है ना। किसी को भी कह दो कि आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं, आप इसके मेयर होंगे, ये होंगे, तो उससे क्या होता है, मेयर बना देने से क्या होता है, अगर उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, दरअसल वो खर्चा करेगा, अपने क्षेत्र का विकास करेगा, तो कैसे करेगा, पैसा लगेगा। तो अर्थ साधन जो है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। तो सारा मसला यहीं से शुरू होता है, इसलिए हम यहां से बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है। और फिर उसके चुनने का तरीका बड़ा फेयर होना चाहिए, तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन आ गया। इसलिए 73rd और 74th अमेंडमेंट में इसकी व्यवस्था है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी और स्टेट इलेक्शन कमीशन की। तो ये चीजें थोड़ा समझिएगा, इन दोनों को लिखिएगा, नोट लिखिए इन पे, 100-150 वर्ड के आसपास नोट बनाइए, दोनों अलग अलग। तो ये मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि क्या वित्तीय सहायता के, फाइनेंशियल असिस्टेंस के बिना भी लोकतंत्र संभव है या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण संभव है। मेंस में प्रश्न इस तरफ से आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ही है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फिर आप वही वाली बात आएगी कि वो योग्य है या नहीं है, तो ठीक है, इवोल्यूशन होगा, जैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है। कई कंट्री जो है पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री हैं, जहां डेमोक्रेसी पुरानी है, खास करके अमेरिका, तो वहां डेमोक्रेसी उस हालात में पहुंच गई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर फ्री बीज की चिंता करने की जरूरत है, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मोदी जी अभी रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे थे, तो अभी जो किसान सम्मान निधि है, पीएम सम्मान निधि, जो 75,000 करोड़ का बर्डन है हर साल, तो वो भी तो मोदी जी ने ही शुरू किया था, तो वो भी तो रेवड़ी है। वो क्या है, बस वो वही है कि वो खुद कर रहे हैं, इस वजह से वो उसको बाकी चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई अगर गोल्ड चेन बांट रहा है, सोने की चेन बांटने की बात करता है या कलर टेलीविजन देने की बात करता है, तो ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो गलत बात है। लेकिन अगर कोई लड़कियों को साइकिल देता है स्कूल जाने के लिए, या वाकई में कोई लैपटॉप देता है या टेबलेट देता है, या बिजली के बिल को कम करता है, या और कोई मदद करता है, खास करके पेंडेमिक के समय में राशन दिया गया, 5 किलो अनाज दिया गया, 1 किलो दाल दी गई, या फिर मिड डे मील है, तो ये सब तो बहुत ही पॉजिटिव टाइप के फ्री बीज है ना। इनको आप फ्री बीज कहना ही इन चीजों का अपमान है, क्योंकि एक तरफ आपके पास गोडाउन भरे पड़े हैं, अनाज खराब हो रहा है, एफसीआई के पास रखने की जगह नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट आगे आकर के बोलता है कि आप पीडीएस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, तो पीडीएस हुआ, मिड डे मील हुआ, अन्नपूर्णा योजना है, या ये जो गरीब कल्याण योजना है, और ये तमाम जो चीजें हैं, ये तो इसी सरकार ने किया और उन्होंने श्रेय भी लिया और खुद की पीठ भी थपथपाई कि हमने ये किया है। फिर फ्रीबीज की बात करना सिलेक्टिव होकर के थोड़ा सा ये गलत पड़ता है। फ्रीबीज नहीं है, फ्रीबीज नहीं है। अगर कोई विकलांग है आपके घर में और उसको आप बैसाखी ला के देते हैं या उसके लिए ट्राइसिकल लाते हैं,
तो बोलते हैं नहीं, वो तो बाइक अपने पैसे से खरीद के लाया, उसने तो कार अपने पैसे से खरीद के लाया, अब इसको अपनी ट्राइसाइकिल लानी है तो ये खुद लेके आया। तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, वो नहीं ला सकता इसीलिए तो आपको देना है, आप देंगे उसके लिए। कमजोर वर्गों के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी, रेवड़ी और ये घटियापन है, मानसिक घटियापन। ये आपका व्यक्तित्व बताता है कि ये आप कितने ओछे व्यक्ति हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट उसके बीच में आ जाए, बीच में, और वो सपोर्ट करने लग जाए, तो ये उसका भी घटियापन है, ये कोई न्याय नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, लोकतंत्र में ये सब चीजें समझना पड़ेंगी, नहीं तो फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ही आपको फिर विश्वास नहीं रहेगा तो आप मजबूती नहीं देंगे। पहली बार जब संविधान सभा बनी, पहली बार जब लोग मंत्री बने, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पहली बार मंत्री बनते हैं, 2-3 साल में सीख जाते हैं, उनको सब समझ में आता है फिर कि मंत्री कैसे काम करता है। तो सीखते हैं लोग, सरपंच बनेंगे और कागजों पे सिग्नेचर करना सीखेंगे, समस्याओं को जानना सीखेंगे, तो धीरे धीरे समझ में आएगी। सिखाना तो पड़ेगा ना, सारा काम आप करोगे तो फिर उनका काम भी आप करोगे तो फिर आप गड़बड़ करोगे। ठीक है, तो करप्शन का भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। मैंने पहले बोला था कि करप्शन पहले भोपाल में बैठ करके मंत्री करता था या दिल्ली में बैठ के मंत्री करता था, और वो फिर मलेशिया में जाकर के फैक्ट्री लगा देता था या चाइना में जाकर के इन्वेस्ट कर देता था करोड़ों रुपया। तो उसके बजाय गांव में सरपंच जब करप्शन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो अपने लड़के की लड़की की बहुत महंगी शादी करता है बस, और क्या करता है। या बड़ा सा मकान बनाता है तो गांव का जो कारीगर होता है उसको काम मिलता है, गांव में जो पत्थर बेचता है, ईंट बेचता है, उसको काम मिलता है, गांव की सीमेंट की दुकान चलती है, गांव के मजदूरों को काम मिलता है। कई बार वो रिजॉर्ट बना देता है या कई बार वो मैरिज गार्डन बना देगा या ऐसा कुछ बना देगा उस पैसे से, तो पूरे गांव के लोगों को काम में आता है वो। चाहे उसको फीस देनी पड़े, लेकिन उनको कम से कम शादी करने की जगह तो सबको अवेलेबल मिल जाती है ना, हो जाती है। महंगा खाना खिलाता है वो सब लोगों को, तो गांव के लोग खाना खाते हैं। तो दरअसल वहां का करप्शन वहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, गांव में ही। आया समझ में? लेकिन यहाँ का मंत्री जो भोपाल में बैठा हुआ है और वो अगर मलेशिया में जाके या चाइना में जाके पैसा लगा रहा है, तो वो तो गांव वालों के किसी के भी का, वो तो पूरे मध्य प्रदेश के गांव वालों का पैसा जाकर के दूसरे कंट्री में जाके लगा के आ गया ना। तो ये तो सेंट्रलाइजेशन जो करप्शन का है वो तो और भी खराब है। इसलिए अगर करप्शन होता भी है और वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे होना है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों के बीच में होना है। ठीक है, मान लीजिए उसने कोई ऐसी बड़ी सी गाड़ी खरीद ली जिसमें बीमार आदमी को ले जा सकते हैं, उसने प्राइवेट अस्पताल बनवा दिया खुद का, तो गांव के लोगों का इलाज होगा। वहां एम्बुलेंस खरीद ली तो उसमें किसी दिन किसी को हार्ट अटैक आया तो गांव के व्यक्ति को तेजी से जो है शहर ले जाया जा सकता है। तो वो जो रिसोर्सेज इकट्ठे होते हैं गांव में, जो गांव में वो जो चीजें होती हैं वो भी डेवलपमेंट का काम करता है, चाहे वो करप्शन के पैसे से किया गया। जनता के हिस्से का पैसा खा करके भी यदि उसने कोई चीज तैयार की तो वो जनता के लोगों के ही काम ज्यादा आती है, लेकिन मंत्री के द्वारा खाया हुआ पैसा तो उस गांव के लोगों के काम नहीं आता। तो सारे गांवों के विकास का ठेका अगर भोपाल में किसी मंत्री को दे दोगे तो उसका अकेले का घर बनेगा केवल, और विदेशों में से जो है उसकी फैक्ट्रियां चलेंगी और उसका फायदा सिर्फ उसके बच्चों को मिलेगा, है ना सर? तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये मैंने आपको उसके भाव के तौर पे समझा दिया। आइए अब थोड़ा सा उसका दूसरा स्वरूप देखते हैं। 243 आर्टिकल जो है उसी के अंदर पूरा संशोधन है। 243 ABCDEFGHI ऐसे करके नीचे तक चला जाता है। 29 सब्जेक्ट्स जो है वो पंचायत को दे दिए गए हैं, जो पहले स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन और स्टेट्स के हिस्से के काफी चीजें ये दी गई। राजीव गांधी ने सपना देखा था, ये वाला सपना तो वैसे गांधी का भी बोलते हैं, लेकिन राजीव गांधी इस बिल को लेके आ गए थे और बिल को लेके आ गए, लेकिन लोकसभा में वो था और ऐसे में सरकार चली गई थी, तो वो जो है डिसॉल्व होने के, लोकसभा डिसॉल्व होने के साथ ही वो भी चला गया था, बिल भी खत्म हो गया। तो बिल जो है वो बना हुआ था, ड्राफ्ट तो पूरा बना हुआ था। तो जब PV नरसिम्हा राव सरकार में आए तो उन्होंने उनके, चूंकि उनकी डेथ हो चुकी थी इलेक्शन कैंपेन में, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट
लेके आया था, पंचायती राज वाला। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दोनों को बोलते हैं, दोनों को कॉमनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही कहा जाता है, लेकिन अर्बन एरिया के लिए हम लोग उसको 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं और 73rd रूरल एरिया के लिए, रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ये मूल उद्देश्य था। और दो अनुसूचियां जोड़ी गई इसके साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जो संविधान में प्रविष्ट नहीं करा सकते थे, इंसर्शन हो ही नहीं सकता था उनका, तो उसके लिए 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 73rd के तहत 11th शेड्यूल और 74th में 12th शेड्यूल। 1992 में ये पास हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर 93 में हुए और इनेक्टमेंट 93 में आया। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य रहा जिसने इसको सबसे पहले लागू किया था। मध्य प्रदेश में इसके माध्यम से इलेक्शन हुए थे। तो बहुत सारे प्रश्न इस तरह से बनते हैं। एक चीज इसमें जोड़ी गई वो था डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका ख्याल रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा है कि जो गांव का चेयरमैन होगा रूरल एरिया में, जो विलेज पंचायत होगी, 3 टायर सिस्टम है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 3 इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। फर्स्ट विलेज पंचायत, सेकंड इंटरमीडिएट लेवल, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल। तो विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है इनके। हमारे यहाँ उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। जो विलेज लेवल होता है उसको ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, प्राइमरी लेवल। इंटरमीडिएट लेवल को मध्य प्रदेश में जनपद लेवल कहा जाता है, जनपद। राजस्थान में ब्लॉक बोलते हैं, तालुका या ब्लॉक। यूपी में और कुछ नाम होता है, तो सब जगह अलग अलग नाम होता है। तो यूपी में जनपद जिले को बोलते हैं, तो अलग अलग बिहार में जाएंगे अलग जाएगा, साउथ में अलग चला जाएगा, तो उसको राज्यों में नहीं जाता है। मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल के साथ चलता है। तो इंटरमीडिएट लेवल जनपद, जनपद का जो प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं, हमारे यहाँ जनपद अध्यक्ष बोलता है, जबकि बाकी जगह राजस्थान में प्रमुख बोलते हैं। कहीं मुखिया बोलता है, कहीं प्रमुख बोलते हैं, अलग अलग नाम होता है राज्यों के हिसाब से। और ये सारा अधिनियम बना के, संशोधन अधिनियम बना के उन्होंने राज्यों को सौंप दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा कि क्या नाम रखना है, कैसे करना है। कुछ बेसिक नियम उन्होंने बना दिए, बाकी सब राज्य सरकारों पे छोड़ दिया कि राज्य विधानसभाएं तय करे, अपने अपने राज्य का अधिनियम बनाए और अपने राज्य में नामकरण करे, प्रक्रिया निर्धारित करे। लेकिन कुछ चीजें बेसिक रहेंगी वो उन्होंने वहां से बता दी। तो केंद्र ने जो है अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा से पास करा के, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करा के, और वो फाइनल कर दिया। वो हम चर्चा करेंगे आज। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, हमारे यहाँ उसको जिला पंचायत कहते हैं। मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल में जिला पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल जनपद पंचायत, और जो सबसे नीचे होता है वो है विलेज पंचायत। विलेज में जो आपका एरिया होता है, मोहल्ला होता है, वो देखा जाए तो एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो छोटी, जिसको वार्ड कहते हैं। सबसे बेसिक यूनिट जो है वो है वार्ड, काउंसलर वार्ड। यहाँ पर जब हम नगर निगम की बात करेंगे तब वो नगर निगम में भी 3 टायर है, नगर निगम में भी 3 टायर है। सबसे पहले है नगर पंचायत, सबसे बेसिक है नगर पंचायत, जो अभी ट्रांजिशन फेज में है, पूरी तरह से विलेज भी नहीं है, अब वो विलेज भी नहीं बचा और अभी वो सिटी नहीं बन पाया। उसको कहा जाता है नगर पंचायत। वो गांव की श्रेणी से ऊपर आ गया, 10-12 हजार की उसकी पॉपुलेशन हो गई है। अब वो गांव नहीं कहा जा सकता, थोड़ा कस्बा हो गया, टाउन हो गया, लेकिन पूरी तरह से टाउन भी नहीं है, पूरी तरह से शहर भी नहीं कह सकते, टाउन भी नहीं कह सकते। तो ट्रांजिशन फेज में तो उसको बोलते हैं नगर पंचायत। दूसरे नंबर पे आता है जो म्युनिसिपल काउंसिल, वो कहलाता है म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल। वो इंटरमीडिएट लेवल है 74th अमेंडमेंट के तहत। एंड भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे शहरों के लिए
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल तो 3 टायर समझ में आ गए। वहां पर है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, नगर पालिका निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जो चेयरमैन की पोस्ट है उसके लिए संविधान में साफ साफ लिख दिया है कि ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा। इसके अलावा 243A में जो डेफिनेशन आती है वो उसकी भी आती है, ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की डेफिनेशन। ग्राम सभा क्या होगी? तो ग्राम सभा एक जनरल असेंबली है, विलेज असेंबली। ग्राम सभा एक जनरल असेंबली है, आम सभा है, लोकसभा जैसे होती है वैसे ग्राम सभा है। और ग्राम सभा के जो मेंबर्स होंगे वो सारे मेंबर्स होंगे जो इलेक्टर्स हैं, वोटर, रजिस्टर्ड वोटर जितने भी उस गांव में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? रजिस्टर्ड वोटर्स, पंजीकृत मतदाता उस गांव। और ग्राम पंचायत क्या होगी? ग्राम पंचायत इलेक्टेड बॉडी, निर्वाचित निकाय, जिसका निर्वाचन हो जाएगा वो इलेक्टेड बॉडी जो होगी वो कहलाएगी ग्राम पंचायत। अभी इलेक्शन हुए हैं इस साल, इसलिए एमपीपीएससी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आपको लिखना पड़ सकता है कि पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस बताइए 73rd अमेंडमेंट का और 74th अमेंडमेंट का। तो आपको ये समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आ गई। ग्राम सभा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ग्राम सभा हो गए सारे के सारे इलेक्टर, जितने भी मतदाता हैं, वोटर्स जितने भी हैं वो सारे, निर्वाचक जितने भी। और दूसरा ग्राम पंचायत, इलेक्टेड बॉडी, निर्वाचित निकाय जिसका निर्वाचन हुआ है। और सबसे बेसिक यूनिट बताइए, वार्ड, काउंसलर वार्ड। यहां पर भी हम काउंसलर वार्ड बोलते हैं, पार्षद का वार्ड होता है, पार्षद होता है। वहां पे भी चाहे उसको वार्ड मेंबर कह दो, उसको वार्ड मेंबर बोलते हैं जनरली। तो पंचायत चुनाव में जब आप देखेंगे तो वार्ड का एक मेंबर का चुनाव होता है, तो मेंबर के लिए भी कॉन्टेस्ट होता है, उसके लिए भी लोग अलग अलग पार्टी वाले अपना अपना मेंबर के लिए जो है व्यक्ति को खड़ा करते हैं, उनमें फाइट होती है, फिर उसमें जो जीतता है उसको वार्ड मेंबर। लेकिन सरपंच के लिए सीधा वोट देते हैं, हमारे यहाँ उसको सरपंच बोलते हैं, कई जगह पे प्रमुख, मुखिया और अलग अलग शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ उसका शब्द है सरपंच। तो सरपंच के लिए सीधा वोटिंग होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होगा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए 11 मेंबर हैं तो 11 में से 6 मेंबर अपने पास बनाए रखने पड़ते हैं, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी आ सकता है। इनडायरेक्ट वाले में क्या, तो इसलिए अधिकांश राज्य सरकारों ने सरपंच का और नगर निगम के जो महापौर होते हैं, मेयर होते हैं, उन सबके इलेक्शन कैसे रखे हैं? डायरेक्ट रखे, डायरेक्ट रखे। ठीक है। तो जो चीफ होगा यानी कि नगर पंचायत का जो अध्यक्ष बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा। ठीक है। जो नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो महापौर होगा, मेयर होगा, वो डायरेक्ट बनेगा। ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन होगा मध्य प्रदेश में वो डायरेक्ट बनेगा। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दरअसल वो बोलता है कि मैं नगर पंचायत के प्रति, मैं ग्राम पंचायत के प्रति जिम्मेदार हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें है, मेरी अकाउंटेबिलिटी इसके प्रति है। किसके प्रति? सदस्यों के प्रति है। नहीं है 11 मेंबर है, ठीक है, नहीं तो आप 6 में से जिस दिन 5 हो जाते हैं उस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है और उसको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, वो परमानेंट टेन्योर होता है, सैंक्टिटी होती है टेन्योर की 5 ईयर।
तो 5 साल, पहली सिटिंग से लेके 5 ईयर। फर्स्ट सिटिंग जो ग्राम सभा की होगी यानी कि ग्राम पंचायत की होगी, उस फर्स्ट सिटिंग से 5 ईयर तक उसका समय रहेगा। ठीक है, बीच में कभी मिड टर्म इलेक्शन हुए या कुछ बाई इलेक्शन हुए या कुछ हुए, 4 साल बाद हुए, लास्ट का 6 महीना बचेगा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 साल बचा है, 2 साल बचा है, किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन दे दिया, अब अगर इलेक्शन होंगे तो केवल 2 साल के लिए होंगे, 5 साल के लिए नहीं होंगे। फिर तो वो डिसॉल्व होने के बाद सभी एक साथ, सभी को एक साथ इलेक्शन में शामिल होना पड़ेगा। तो ये ऐसे सवाल आते हैं कभी कभी कि कभी मिड टर्म इलेक्शन हुए तो क्या वो 5 साल माना जाएगा? तो वहां कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डायरेक्ट इलेक्शन कहां कहां पर है, तो जो बिल्कुल ही लोकल लोअर लेवल है, जो विलेज लेवल है, वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन है, मेंबर का भी और सरपंच का भी। लेकिन 2 या 3 ग्राम पंचायत मिलकर के एक क्षेत्र बनता है, जनपद का क्षेत्र बनता है, जनपद सदस्य का। वहां मेंबर जनपद जो होगा वो चुनाव लड़ेगा, जनपद का मेंबर। 2 या 3 ग्राम पंचायत मिलकर के एक जनपद का सर्कल बनेगा, निर्वाचन क्षेत्र बनेगा। वो जनपद का मेंबर होगा। जनपद का अध्यक्ष कभी भी डायरेक्ट नहीं चुना जाएगा और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी कभी भी डायरेक्ट नहीं चुना जाएगा। उन दोनों का चुनाव इनडायरेक्ट ही होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी भी इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। मेंबर हमेशा, सारे मेंबर, चाहे वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो, चाहे वो जनपद का मेंबर हो, चाहे वो जिला पंचायत का मेंबर हो, मेंबर हमेशा डायरेक्ट चुने जाएंगे। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर जो जनपद अध्यक्ष है वो मेंबर में से होगा, एमंग मेंबर्स। कोई भी आदमी उसके लिए चुनाव लड़ सकता है। और जिला पंचायत मेंबर्स में से फिर 2-3 जनपद के जो सदस्य वाला एरिया है उनको मिला करके एक जिला पंचायत का एरिया तैयार होगा। तो जहां 2 या 3 ग्राम पंचायत थी जनपद में, जिला पंचायत सदस्य के लिए यानी जिला पंचायत के मेंबर के लिए 7 से 8 या 10, 12, 15 तक, वो डिपेंड करता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो तय करता है कि ये क्या व्यवस्था होगी, ये इसके हाथ में है। और स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो पहले से अपने राज्य का बना के रखता है। क्लियर हो गया ना कि मेंबर्स जो है वो डायरेक्ट चुने जाएंगे। तो उनका जो इलेक्शन होगा वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा और वो जब तक उसका बहुमत है, जब तक मेजोरिटी है, तब तक वो अध्यक्ष बना रहेगा। जिस दिन उसकी मेजोरिटी गई, वो उतने सदस्यों को अपनी तरफ नहीं रख पाया, उस दिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, नया बनेगा, फिर उन्हीं में से कोई दूसरा चुना जा सकता है। तो 5 साल फिक्स नहीं होता उसका, वो तब तक रहता है जब तक कि मेजोरिटी में है। आ गया समझ? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब अभी चला था अभी पिछले लगभग 1 साल से ये माहौल बना हुआ था और अभी अभी उसके रिजल्ट्स आए हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और आप अगर सरकारी कर्मचारी होते तो आपकी ड्यूटी भी लगती। तो दरअसल क्या होता है कि किसी किसी गांव में आप जाएंगे तो वहाँ 4 वोटिंग मशीन रखी होगी, कई जगह पर 3 वोटिंग मशीन होगी, कई जगह पर 2 वोटिंग मशीन होगी। तो उसका कारण समझा देता हूं मैं आपको। 4 वोटिंग मशीन इसलिए होती है किसी भी गांव में क्योंकि उसके पोलिंग बूथ पे एक तो वार्ड मेंबर को चुनना है, तो पंचायत लेवल पे जो वार्ड मेंबर है उसके लिए वो मशीन होगी। दूसरी मशीन होगी पंचायत के सरपंच के चुनाव के लिए, उसमें सरपंच को वोट देना है। तीसरी मशीन होगी जो जनपद का मेंबर है उसको वोट देना है। चौथी मशीन होगी जिला पंचायत का जो मेंबर है उसको वोट डालना है। अब क्या हुआ, कई जगह पर जिला पंचायत अध्यक्ष का जो मेंबर हैं उनका चुनाव निर्विरोध हो गया, वहां कोई विरोध ही नहीं था और उसका इलेक्शन हो चुका है, मतलब वो इलेक्टेड हो गया, निर्वाचित हो गया। तो वहां का तो इलेक्शन होगा ही नहीं ना, तो 3 ही मशीन से काम हो जाएगा। जनपद में भी निर्वाचित हो गया तो 2 ही मशीन से काम चल जाएगा। वार्ड मेंबर के भी खिलाफ अगर कोई खड़ा नहीं हुआ
तो उसकी मशीन फिर नहीं होगी, तो फिर केवल एक मशीन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और मैक्सिमम 4 हो सकती है। ठीक ऐसे ही आप नगर निगम के चुनाव में गए होंगे भोपाल में, तो आपने देखा होगा आपके वार्ड के लिए भी आपने चुना था और 2 मशीन रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ 2 मशीन रही होगी, एक वार्ड के लिए काउंसलर वार्ड है और दूसरा मेयर के लिए आपने सीधा वोट दिया है। विभा पटेल थी और एक मालती, हाँ मालती राय, हाँ, तो 2 थी। तो उन दोनों में से या और भी कैंडिडेट हो सकते हैं, फॉर्म तो और भी डाल सकते हैं, ये तो पार्टी से थे, बाकी और भी लोग उसमें वोट डाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीजें हैं, तो ये कम से कम बेसिक चीजें जो है चुनाव की यहाँ पर इस तरह से आपको समझ में आई होगी। अब ये है कि इनमें भी कोई डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएंगे, डेफिनेटली वही हाई कोर्ट। मैंने आपको बताया ना, इलेक्शन से संबंधित जो भी चीजें आएंगी वो हाई कोर्ट में किसी भी डिस्प्यूट के लिए जा सकता है। दूसरी चीज, ओथ दिलाई जाती है, शपथ होती है। अभी शपथ का लफड़ा पड़ा था, सरपंच पति ने जाकर के शपथ ली थी, सरपंच पति वाला कंसेप्ट, तो कुछ चैलेंजेस है ना। तो उनको घूंघट निकालते हैं, सरपंच पति होते हैं वो, उनके पति जुलूस में भी वही शामिल होते हैं, माला भी उन्हीं को पहनाई जाती है, साफा भी उन्हीं को पहनाया, तिलक भी उन्हीं का निकाला जाता है, गुलाल में भी वही रंगे हुए होते हैं। तो महिला का कोई रोल नहीं होता, लेकिन महिला सशक्तिकरण है इसमें। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट रिजर्वेशन ही। रिजर्वेशन दोनों तरह का है, SC/ST वाला रिजर्वेशन भी है, OBC वाला भी। जब आप विधानसभा और लोकसभा का रिजर्वेशन देखते हैं तो वहां केवल SC और ST को रिजर्वेशन है, लेकिन 73rd 74th अमेंडमेंट में रिजर्वेशन किसको दिया गया है, OBC को भी रिजर्वेशन दिया गया। उसमें संशोधन होकर के OBC को भी रिजर्वेशन है। तो SC को भी रिजर्वेशन है, SC को, ST को और OBC को। जनरल है मतलब कोई भी लड़ सकता है। कई लोग बोलते हैं ये जनरल सीट है, मतलब जनरल का रिजर्वेशन। जनरल का रिजर्वेशन नहीं, जनरल का मतलब सामान्य, उसमें कोई भी जा सकता है। जनरल डब्बा होता है तो उसमें कोई भी चढ़ सकता है। किसी ने फर्स्ट क्लास का अगर मान लीजिए टिकट लिया है तो वो चढ़ सकता है कि नहीं, वो भी चढ़ सकता है। किसी का रिजर्वेशन वाला डब्बा है और उसका टिकट है, उसके बावजूद वो जनरल कोच में यात्रा करना चाहता है तो कर सकता है, वो उसमें जाके कर सकता है। तो जनरल का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं अनारक्षित। सामान्य तो MPPSC वाला तो उसको वो लिखना ही बंद कर दिया जनरल, उसने तो उसको लिख दिया अनारक्षित, मतलब आरक्षित नहीं है, अनरिजर्व्ड, ठीक है। तो वो रिजर्वेशन नहीं है उसका। तो वो सीट रोटेशन में होगी, रोटेशन में होगी। कई बार आपने देखा है कि फलाने अंकल थे, वो लड़े थे चुनाव, बाद में अगले साल जो है उनकी पत्नी लड़ रही है, आंटी लड़ रही है, तो अंकल की जगह आंटी कैसे आ गई, क्योंकि वो अब वो महिला सीट हो गई तो उन्हीं की पत्नी चुनाव लड़ लेती। कई बार अधिकांश जगहों पे यही होता है कि फैमिली निर्धारित होती है है ना, पार्टी भी उन्हीं को प्रीफर करती है कि आप ही लड़ोगे हमारी तरफ से, हमारे आप यहाँ टिकट विकेट जैसा तो वैसा होता नहीं है कुछ, लेकिन ऑथोराइज कैंडिडेट होते हैं, अधिकृत प्रत्याशी होते हैं उसके, ठीक है। यहाँ जानबूझ करके राजनीतिक दलों को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन नगर निगम वाले में तो स्पष्ट होता है ना, वो चुनाव चिन्ह और वो सब थे उसमें, कमल का फूल और हाथ का पंजा। हाँ हाँ, तो वो अधिकृत प्रत्याशी, ऑथोराइज कैंडिडेट, वो देते हैं। टिकट का एक लेटर आता है, वो दिखाना पड़ता है RO को, रिटर्निंग ऑफिसर को, तब आप उससे फॉर्म डाल सकते हैं। उसके साथ वो लगता भी है सर्टिफिकेट भी, पार्टी का भी लगता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़े हैं तो आपको फिर उस चुनाव चिन्ह को इस्तेमाल करने की आज़ादी होती है, तो वो होता है। फिर वो उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते, अभी हम लोग इधर बात कर रहे थे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन रोटेशन में आता है, ठीक है। जो सीट अभी जनरल की पुरुष की है वो जनरल महिला हो सकती है, तो महिला का भी रिजर्वेशन है, तो नॉट लेस देन 1/3 लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 1/3, यानी कि 1/3 से कम नहीं होगा। 33% से कम आरक्षण महिला का नहीं होगा, 33% से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, ये लिखा है। तो कुछ राज्यों ने उसका फायदा उठाया और 50% कर दिया। बिहार सबसे पहला राज्य था, मध्य प्रदेश भी है, तो 50% रिजर्वेशन कुछ राज्यों में मिला हुआ है महिलाओं को। उसमें मध्य प्रदेश भी, हमारे यहाँ 50% रिजर्वेशन है, 50%, इसलिए महिला जनप्रतिनिधि बहुत मिलेंगी।
खास करके पंचायत में और नगर निगम में, नगरीय निकायों में। तो उसका कारण रिजर्वेशन, वो भी रोटेशन में, महिला वाला भी रोटेशन में आता है, कभी महिला के लिए आरक्षित है, कभी नहीं है। तो पुरुष के लिए आरक्षित है, नहीं, पुरुष के लिए नहीं, पुरुष का है ही नहीं, वो अनारक्षित है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां केवल पुरुष लड़ेगा, फिर वहां महिला लड़ सकती है। तो 50% महिलाएं तो ही है, और जहां पुरुष के लिए आरक्षित नहीं है, यानी कि महिला के लिए नहीं है, वहां पर भी अगर महिला लड़ना चाहे तो वहां पे भी लड़ सकती है। बात समझ में आई ना? इसीलिए तो एमपीपीएससी में और यूपीएससी में, खास करके एमपीपीएससी, यूपीएससी में तो महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी में जो महिलाओं का आरक्षण दिया है, वो उन्होंने कहा कि ये वर्टिकल आरक्षण नहीं दे रहे, हम आपको हॉरिजॉन्टल आरक्षण दे रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण का क्या मतलब है, वर्टिकल आरक्षण का क्या मतलब है? वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या दिक्कत है कि मान लिया जाए ओबीसी की 5 सीट है और उसमें से 2 सीट, 6 सीट है, उसमें से 2 सीट जो है वो महिलाओं को गई। ओबीसी की 6 सीट है और वो 2 महिलाओं को चली गई। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये कि जो 6 ओबीसी को मिली है उसी में से 2 महिलाओं को मिली। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होगा कि मान लीजिए लड़की जो है ओबीसी की है और उसने टॉप कर लिया, तो वो जनरल में चली गई। तो जनरल में गई तो वो जनरल की महिला वाली सीट जाएगी, उसको अनारक्षित में जाएगी, जनरल की महिला वाली सीट उसको मिल जाएगी क्योंकि वो जनरल में चली गई। आया समझ में? जनरल की महिला हो गई ना। तो महिलाओं के आरक्षण में जो 3 मान लीजिए 10 सीट थी, उसमें से 3 जनरल की महिला की सीट है, 10 जनरल की सीटें थी, उसमें से 3 जनरल की महिला की सीटें तो जो सबसे ऊपर गई हैं, चाहे वो ओबीसी की हैं, और वो चूंकि जनरल कोटे से हैं इसलिए वो महिला में चली जाएंगी, जनरल की महिला में चली जाएंगी। तो 1 सीट जनरल की महिला की वहां फिलअप हो गई। अदरवाइज अगर वर्टिकल रिजर्वेशन होगा तो शुरू में 3 महिलाएं हैं और तीनों जनरल, 1 ओबीसी की है और 2 जनरल की हैं, तो 1 तो जनरल में काउंट हो गई और 2 जनरल की हो गई। और अभी 3 सीट तो, और उन्होंने तो एक तरह से अनारक्षित श्रेणी में हासिल कर लिया है, यानी पुरुष। और पुरुष, पहला पुरुष 4थे नंबर पे दिखाई दे रहा है जनरल का, मान लिया जाए। तो 3 सीट अगर वर्टिकल रिजर्वेशन होगा तो टोटल सीट्स यदि 20 है डिप्टी कलेक्टर की, और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो 10 सीट तक तो महिला आएगी नहीं। फिर वो 11, 12, 13 पे जो महिलाएं होंगी वो जनरल की महिलाएं काउंट होंगी अगर वर्टिकल रिजर्वेशन होता तो। लेकिन वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि शुरू की जो 1, 2, 3 महिलाएं हैं वो जनरल की, और जनरल के महिलाओं की जो टोटल रिजर्वेशन सेट हॉरिजॉन्टली लिखी जाती है। महिलाओं का रिजर्वेशन जब लिखते हैं, कभी आप सिलेक्शन या वैकेंसी में जाके देखेंगे तो वैकेंसी में आप देखोगे डिप्टी कलेक्टर में हॉरिजॉन्टल लिखा रहता है उसका, ऐसे कि एससी की 3 सीट है तो उसमें से 1 महिला की, जनरल की 10 सीट है तो उसमें से 3 महिला की। तो जनरल की 3 महिला की सीट पूरी हो चुकी है, अब पुरुष आ सकेंगे। और अगर नीचे से महिला को लेते तो फिर वो 11, 12, 13 पे अगर महिला है तो वो रिजर्वेशन में आ जाती, तो फिर तो पुरुष सारे ही बाहर हो जाते ना, फिर तो एकाध कोई पुरुष आ पाता, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया। ठीक है, तो एमपीपीएससी का रिजर्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन जो है बिल्कुल किसको मिला है? कास्ट को मिला, महिलाओं को नहीं मिला। एससी, एसटी, ओबीसी को क्या मिला हुआ है? वर्टिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसलिए अगर ओबीसी का व्यक्ति पहले नंबर पे चला गया तो वो जनरल हो जाएगा, लेकिन महिला पुरुष नहीं होंगे, मतलब महिला अनारक्षित नहीं होंगे, महिला में ही रहेंगे। वो महिला के रिजर्वेशन के तौर पे काउंट हो गई, यानी वो उनका उद्देश्य है कम से कम इतनी महिलाएं, 33% महिलाएं तो होनी ही चाहिए। उनका उद्देश्य वो है कि 33% महिलाएं तो होनी ही चाहिए। तो 10 डिप्टी कलेक्टर हैं तो जनरल के 10 डिप्टी कलेक्टर हैं तो 3 जनरल की महिलाएं डिप्टी कलेक्टर अवश्य बने।
जनरली 5 और 6 बनती हैं अभी, क्योंकि मेरिट में होती ही वही ऊपर है, तो फिर वही बनती हैं, ठीक है। तो मेरिट में ही ऊपर वो होती है तो वो बनती है, उनको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप वो वर्टिकल रिजर्वेशन लागू कर देते तो हो सकता है 10 में से 9 महिलाएं होती, ठीक है, फिर वो 10 में से 9 हो जाती, इसलिए उनमें मिनिमम 3 बनी रहे। लेकिन SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन MP PSC में है या UPSC में है, वो वहां पर तो वो वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब ऊपर अगर वो चले गए तो वो किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट, ठीक है, वो जनरल में काउंट होंगे, ये रिजर्वेशन है। अगर वो कैंडिडेट वहां पर आता है तो अभी आपने देखा कि OBC का टॉप करता है UPSC में, अभी हाल ही में 2 SC के कैंडिडेट ने टॉप किया है, और टॉप मतलब इंडिया ही टॉप किया उन्होंने। तो ये मैंने आपको कहा था 2016-17 की मेरी क्लासेस में, अगर आपने सुना हो तो वो जागरूकता जिस तरह की बढ़ रही है, तो लिमिटेड स्पेस में जब आप फाइट करवाओगे रिजर्वेशन में भी, तो उसमें अच्छे कैंडिडेट ऊपर आ जाएंगे, तो वो फिर जनरल में जाते हुए दिखेंगे आपको, सारे कैंडिडेट जनरल में जाते हुए दिखेंगे, तो वो अब रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एक समय के बाद रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि कट ऑफ वहीं पे खत्म होगा जहां पे आपका खत्म हो रहा है, उसका वहां खत्म हो रहा है, उसका वहां खत्म हो रहा है। ST का 10-20 साल चल सकता है, अदरवाइज SC OBC का तो खत्म सही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब रिजर्वेशन नहीं भी दोगे तो भी लगभग उतने ही कैंडिडेट वहां पहुंचेंगे हटाने के बावजूद, ठीक है ना, क्योंकि उसका कारण है कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो लोग खुद ही IAS IPS के बच्चे हैं अधिकांश लोग, तो उन लोगों के एजुकेशन और सब कॉन्वेंट एजुकेशन है, और अच्छी एजुकेशन है और बढ़िया कोचिंग ली हुई है, तो जनरल के बराबर ही सुविधाएं हासिल करके पढ़े हुए लोग हैं, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं है उसका, रिजर्वेशन देने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी हासिल कर सकता है। तो अगर कोई ये सोच ले कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो SC के कैंडिडेट कम हो जाएंगे, नहीं, ST के कैंडिडेट अभी कम हो सकते हैं 10-20 साल, लेकिन और UPSC में तो SC का भी नेक टू नेक है, MP PSC में फायदा होता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि ST का रिजर्वेशन MP में 21% है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और उसका 7.5% है UPSC में, और UPSC में जो ST है वो ऑल इंडिया का ST है, मध्य प्रदेश का नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत जो सीटों का रिजर्वेशन है, ST का रिजर्वेशन, वो 94%, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन 94% अरुणाचल में ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो नॉर्थ ईस्ट में, लक्षद्वीप में, और खास करके मणिपुर में और उसमें सिक्किम में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ST की ट्राइब का भी रिजर्वेशन करना पड़ा, क्योंकि दूसरी ट्राइब के लोग आकर के चुनाव जीत लेते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये लेप्चा के लिए, तो केवल ये लेप्चा के लिए, यानी इस जनजाति का आदमी ही यहाँ चुनाव लड़ सकता है। ट्राइब में भी पर्टिकुलर ट्राइब ही चुनाव लड़ सकती है, स्पेशली लक्षद्वीप में। भारत सरकार ने किया, तो पढ़िएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सवाल आ सकता है। तो रिजर्वेशन के मसले में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, और वो प्रोविजंस हैं ताकि उस ट्राइब का प्रतिनिधित्व हो सके, उद्देश्य है कि उसका प्रतिनिधित्व हो सके, रिप्रेजेंटेशन आ सके उसका। रिजर्वेशन देने के बाद भी उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या है, इसलिए उसको स्पेशल ट्राइब का ही वो कर दिया। बाकी ST की जगह पर ST चुनाव लड़ सकता है, SC की जगह SC चुनाव लड़ सकता है, SC कोई भी हो, लेकिन वहां का मेंबर होना, वो होना चाहिए, ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं वोटर, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही व्यापक तौर पे उसको आप समझें, तो अलग से ही मुद्दा है पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण की व्यवस्था, तो उसको रोटेशन बेस्ड करता है, चक्रानुक्रम में होती है, परमानेंट कोई सीट रिजर्व नहीं है। अगली बार जब इलेक्शन होंगे उससे पहले ये रोटेशन आएगा और वहां से तय होगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मुद्दा है रिजर्वेशन का।
और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, इसके साथ ही 5वीं और 6ठी अनुसूची को भी तैयार करिएगा, शेड्यूल 5, 5th एंड शेड्यूल 6th, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के साथ इस तैयार करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पंचायती राज अधिनियम 1996 में पैसा बना था, तो एक्सटेंशन भी था, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, इसलिए उसको बोलते हैं पैसा एक्ट 1996 का। तो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, तो 5th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल्ड एरिया के लिए है। शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल, शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र, और 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया के लिए है, जनजातीय क्षेत्र। 5th शेड्यूल में 4 राज्य आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं ये ट्राइबल एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? 6th शेड्यूल में आता है। क्या कहलाता है? ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और 5th शेड्यूल में क्या आता है? 5th शेड्यूल में 10 राज्य हैं जिनमें जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद बनती है। जनजातीय सलाहकार परिषद, जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं और वो उस क्षेत्र के एमएलए होते हैं, अधिकांश ट्राइबल एरिया के, निर्वाचित भी होते हैं, नामांकित भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद, और उस एरिया के लिए जो एक्सटेंशन है उसको हम बोलते हैं पेसा, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया। स्पेशल प्रोविजन है कुछ, क्योंकि ऐसे ट्राइबल एरिया के लिए कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंपॉर्टेंस देते हुए उनकी प्रॉब्लम, स्पेशल प्रॉब्लम्स होती है ना ट्राइब्स की, उनकी कस्टम्स, उनके कल्चर, उनकी प्रॉब्लम्स, तो जनजातियों की विशेष समस्याओं को समाधान करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पे उन्हीं के लोगों से सलाह ली जाती है। तो वो 20 सदस्यीय जनजातीय सलाहकार परिषद के सलाह पर उनके लिए कानून बनते हैं, और उसकी रिपोर्ट सीधी राष्ट्रपति को भी जाती है, गवर्नर के माध्यम से पेश करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट। ऐसे ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, 6th शेड्यूल में क्या आ जाएगा? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद। स्वायत्त जिला परिषद पे भी एक शॉर्ट नोट लिखी है 100 वर्ड का। और 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस बताते हुए एक 250 वर्ड में आंसर बनाइए, डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल। और एक शॉर्ट नोट बनाइए 150 वर्ड का पैसा के ऊपर, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत राज अधिनियम एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरिया, यानी पैसा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया 1996। इसके प्रोविजंस क्या क्या है? तो आपको होमवर्क मिल गया, तो इस बार का जो होमवर्क है ये है, और वो 29 सब्जेक्ट जो पंचायत को दिए गए उनकी लिस्ट जरूर बनाइएगा। तो उसमें वो आइटम्स आ जाएंगे, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़ते हैं हम, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, वैसे पंचायत लिस्ट, पंचायत के पास कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पे वो टैक्स लगा सकती है और जिनसे कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए अलग से जो मैंने आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, उस पर तो लिखने के लिए आ ही गया, और रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो वो एक लिखने के लिए अलग आ जाएगा, रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा करके वो उसका फिर पूरा एनसर्कलिंग होगा।
ठीक। और कभी कभी मेंस में इस टाइप का हो जाएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन होना क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो गया, तो ऐसे में ये जो पदाधिकारी हैं जो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड लोग, जो इस प्रकार से जनता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि टेन्योर तो फिक्स हो गया, 5 ईयर आपको कोई हिलाएगा नहीं। आप खुद ही रिजाइन देके जाओगे तो बात अलग है, बाकी तो कोई नहीं हिलाने वाला, तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। बट ये व्यवहार में अभी आप देखते हो ना कितना स्ट्रगल करते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता मेयर का उसका, और खास करके भोपाल में, तो भोपाल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, जिला परिषद वाला भी बैठा हुआ है भोपाल में, कलेक्टर भी बैठा हुआ है ना, तो कितने सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री यही है, चीफ सेक्रेटरी यही है, यहाँ का तो कलेक्टर भी कुछ नहीं है देखा जाए तो। भाई वो रेवेन्यू एक टेरिटरी है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट कहां से आता है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी एक समय में वहां तक टैक्स इकट्ठा किया जाता था, तो इसलिए तो कलेक्टर शब्द था, संग्राहक, कलेक्ट करने वाला, समाहर्ता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, समाहर्ता वही कलेक्टर है। अब उसका काम हमने डीएम बोल दिया क्योंकि वो मजिस्ट्रेट भी है, दंडाधिकारी भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता है, इसलिए उसका नाम ये डाल दिया, बाकी तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो इसलिए आप देखोगे कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब पेच को निकालने के लिए, ये सारी समस्याएं खत्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बकायदा जिक्र हुआ है, डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2 साल पहले, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और ये मध्य प्रदेश का ही इजाद है, बाद में इसको कॉपी किया है सेंटर ने। और सबसे बड़ी चीज है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है, इसका चेयरमैन मध्य प्रदेश में तो हम प्रभारी मंत्री को ही बनाते हैं, प्रभारी मंत्री का कंसेप्ट है, इंचार्ज मिनिस्टर। हमारे यहाँ जितने मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनमें से हर के पास एक जिला है जो उसका प्रभार दिया हुआ है, वो इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन के जाता है और मुख्यमंत्री की शक्तियां लेके जाता है। सेक्रेटरी उसका होता है कलेक्टर, और उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भी आता है, उसमें एमएलए भी आ जाता है, उसमें सब लोग आ जाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ जाते हैं, जनपद वाला भी, सब तरह के लोग। इसलिए जब ये जिला पंचायत अधिनियम आया, पंचायती राज अधिनियम आया, और ये जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इसके बाद एक आईएएस के लिए एक पोस्ट और क्रिएट हुई, वो थी क्या थी, जिला कार्यपालन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला पंचायत। कई राज्यों में उसको विकास आयुक्त बोलते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डीडीओ, डीडीसी, उसको बोलते हैं जिला विकास आयुक्त। कई राज्यों में ये नाम होता है, जिला विकास आयुक्त। और मध्य प्रदेश पीएससी ने एक पोस्ट और निकाली, जनपद के लिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद। ये जो इंटरमीडिएट लेवल वाला जो अध्यक्ष बैठता है, उसके लिए उन्होंने निकाला कि जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ब्लॉक लेवल पे बैठने वाला। कई बार बीडीओ तो जो थे उनको कन्वर्ट कर दिया, बीडीओ की पोस्ट खत्म करके उसको विकास आयुक्त बना दिया, जनपद वाला। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बदलाव आया है, उससे आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव में भी बदलाव आ रहा है, उधर से वैकेंसी बदल रही, नई नई पोस्ट क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो जो डिवोल्यूशन होगा और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पैसा भेजेगा जिले में, वो खर्च होने के लिए जब जाएगा तो उसको मैनेज, एग्जीक्यूशन कौन करेगा। तो इसलिए जो आईएएस ट्रेनिंग होते हैं ना, आईएएस ट्रेनिंग होते हैं तो 6 महीने के लिए उनको एसडीएम बनाया जाता है, फिर वापस ट्रेनिंग पे बुला लिया जाता है। एक 10-12 महीने की ट्रेनिंग के बाद में जैसे ही वो 6 महीना एसडीएम रहते हैं, फिर ट्रेनिंग से लौटे तो सीईओ जिला पंचायत, उनको सीईओ जिला पंचायत बनाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत। और जिला पंचायत के तौर पे वो काम करते हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करते हैं, तब कलेक्टर भी उसमें सहयोगी होता है।
तो रूरल डेवलपमेंट के जो काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो उसके माध्यम से होता है, ठीक है, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। उसको 1-2 साल का जब अनुभव हो जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज का उनका, तब जाकर के उसको फिर बाद में कलेक्टर के तौर पे नियुक्त कर, पहले छोटे जिले में लगाते हैं, फिर थोड़ा मिडिल लेवल का, और फिर बड़ा जिला दिया जाता है। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ये सब लास्ट डेस्टिनेशन के तौर पे होते हैं, लगभग आखिरी होता है उनका पोस्टिंग। उसके बाद फिर वही सेक्रेटरी लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रमोशन का तरीका भी आपको यहाँ समझ, मैंने सारे एस्पेक्ट लेने की कोशिश की है, इलेक्शन ही नहीं बल्कि वर्किंग कैसे होती है उसकी, बजट कैसे आते हैं, बजट कैसे काम करते हैं, उसका थोड़ा सा देखना रह गया, थोड़ा बजट वगैरह का। तो वो उतना ज्यादा पूछता भी नहीं, देखिए बहुत ज्यादा वो डीप में नहीं पूछेगा, इतना ज्यादा भी कहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमको अकॉर्डिंग तो कॉन्स्टिट्यूशन चलना है, तो अब थोड़ा सा आपको एक मेहनत करना पड़ेगी कि जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि आई में क्या आ रहा है, 243 आई क्या है, 243 बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, किस किस में क्या है, ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इतनी सी मेहनत आप कर लेंगे तो पूरा समझ तो पूरा मेरे अंदाज से आ गया है आपको कि ये क्या है। अब एक प्रश्न आता है कि ये जो है इसके बीच में आने वाली चुनौतियां, आखिर ये सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके चैलेंजेस क्या है, प्रोज कॉन्स और बैलेंस्ड व्यू ऐसा करके भी लिख सकते हो, या फिर चैलेंजेस और लास्ट में सजेशंस आपके कि आखिर मेजर्स क्या हैं, ये अगर चुनौतियां हैं तो इनसे निपटने के उपाय क्या हैं, क्या कर लिया जाए कि ऐसा हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज वही लिटरेसी और लैक ऑफ लिटरेसी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी है, फंड की प्रॉब्लम भी है, फंडिंग की प्रॉब्लम भी है, फंड पूरी तरह से नहीं है उतने, क्योंकि केवल पोस्ट दे देने से क्या होगा, फंड्स भी तो देना पड़ेंगे ना, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन तो आपने बना दिया, स्टेट फाइनेंस कमीशन, लेकिन राज्यों के पास खुद के पास ही फंड बहुत कम है, तो फिर दिक्कत आएगी। फंड के तो जनरेट राज्यों को ही नहीं मिल पाता, स्टेट फाइनेंस कमीशन खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। कितना किया स्टेट फाइनेंस कमीशन ने, पिछले वाले ने 32% से बढ़ाकर के 42% कर दिया, राज्यों के लिए कितना कर दिया, 42%। तो जरा थोड़ा फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं यहाँ, तो थोड़ा फंड वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। 280 आर्टिकल 280 बोलता है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 2014 से पहले एक बॉडी थी जिसको बोलते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था योजना आयोग, लेकिन योजना आयोग बहुत बड़ा काम करता था। अभी आर्टिकल 282 करता है, जो काम योजना आयोग करता है वो कौन करता है अब, आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर हो गए हैं वो। पहले 282 के तहत जो फंड्स थे वो योजना आयोग खर्च करता था। डिस्क्रिशनरी पावर किसके माध्यम से खर्च होते थे, योजना आयोग के माध्यम से। 3 प्रकार के पैसे खर्च होते हैं वित्त आयोग के माध्यम से, वो वित्त आयोग से 2 होते हैं, एक होता है 280 और एक आता है 275। 275 है ग्रांट इन एड, सहायता अनुदान, सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड, सहायता अनुदान, 275। 280 सीधा वित्त आयोग है और जो राज्यों को रिकमेंड करता है 42% रिसोर्सेज को। तो सरकार के पास जितने भी टैक्स आते हैं उन टैक्स का 42% राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पे खर्च होता है, राज्यों को दिया जाता है, वर्टिकल डिवोल्यूशन। और फिर अमंग स्टेट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी स्टेट फाइनेंस यूनियन फाइनेंस कमीशन तय करेगा, आर्टिकल 280 तय करेगा। लेकिन ग्रांट इन एड जो है 275 में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा विद इन अमंग स्टेट्स, बट वो भी रिकमेंडेशन जो होगी वो किसकी होगी, फाइनेंस कमीशन की होगी। 275 में 275 में ग्रांटेड एड में भी तो कोई न कोई प्रिंसिपल काम करेगा ना, कोई न कोई मुख्य सिद्धांत तो हो गए, आखिर आप सहायता अनुदान किस आधार पर देना चाहते हो।
तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो था महावीर त्यागी वाला, उस समय में मुखर्जी और गाडगिल फार्मूले की जो चर्चा होती थी, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, उस समय में जो आता था कि स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा, किसी भी राज्य को विशेष दर्जा हासिल करना, स्पेशल स्टेटस देना और उसको विशेष सहायता देना, तो उसको ग्रांट इन एड दिलवाना, विशेष प्रकार की ग्रांट इन एड दिलवाना, ये था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। महावीर त्यागी के समय से ये चला था। और वो ग्रांट इन एड विशेष सदस्य कैसे बनेगा, वो विशेष सहायता कैसे मिलेगी, स्पेशल स्टेटस कैसे मिलेगा, तो उसके लिए जो मुखर्जी और गाडगिल फार्मूला था, वो वहां की जनसंख्या के हिसाब से जीएसडीपी, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें टोटल पॉपुलेशन का भाग लगा देंगे तो एक परसेंटेज निकल आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय जैसा, पर कैपिटा इनकम जैसा निकल के आ जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय निकाल लिया, राजधानी से कितना दूर है, मुख्य राजधानी मुख्यालय यानी कैपिटल से कितना दूर है। तो लास्ट में मुखर्जी फार्मूला में प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी और गाडगिल फार्मूला जो आता है, तो उसमें वो दुर्गम इलाके के लिए भी, अगर वो टेरेन है, वहां का हिली टेरेन है, पर्वतीय इलाका है, तो उत्तराखंड है, जैसे सिक्किम है, तो ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने में। दूसरा, वहां से टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया थे, तो उन क्राइटेरिया के आधार पर वेटेज दिया जाता था 100 में से, और उन वेटेज के आधार पर उसको दिया जाता था। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। कुछ राज्यों को, या यूं कहें कि प्रिविलेज था, विशेषाधिकार दिया जा रहा था, तो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था। ये सब जो दिया गया है त्यागी के समय से फिफ्थ फाइनेंस कमीशन से चलता रहा, और ये अभी 13th फाइनेंस कमीशन तक चलता रहा। 14th वाले में उन्होंने बिल्कुल, ये वाले में बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं दिया जाए, बल्कि हम 32 से बढ़ाकर के 42 कर रहे हैं। 32 से 42 जब कर रहे थे पिछली बार, तो इसमें तो उन्होंने, अभिजीत सेन ने विरोध भी किया। अभिजीत सेन ने जो है अलग से रिकमेंडेशन दी। जनरली कोई भी मेंबर जो है फाइनेंस कमीशन से अलग रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं दे सकता, और अभी तक गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को माना है, कभी भी ओवररूल नहीं किया उसको, कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम नहीं मानते आपकी रिकमेंडेशन को। लेकिन अभिजीत सेन ने अलग से रिकमेंडेशन दी कि मैं ये 32 से 42 करने के पक्ष में नहीं हूं। तो अभी भी सरकार के पास में ज्यादा है, 42 होने के बाद 58 तो अभी भी केंद्र सरकार के पास ही है, उसको तो खर्चा करना उन्हीं के पास है। और अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ा रहा था, तो उसमें आया कि केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाएं कितनी, 135 योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री शब्द लगा हुआ है, और वो केंद्र की योजना है, और राज्यों को उसमें अपना हिस्सा देना पड़ता है, जबरदस्ती उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो राज्यों का बहुत सारा बजट तो इसी में चला जाता है। तो जब ये 32 से 42 किया, तो केंद्र ने अपनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को बहुत कम कर दिया। जब 32 से 42 किया, तो बोले राज्यों को जब 42 दे रहे हैं, 10% बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 10% बहुत ज्यादा हो जाता है। 32% टोटल जितना भी टैक्स आता है, जितना भी कलेक्शन होता है, रेवेन्यू आता है, जीटीआर, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उसका 32% पहले जाता था, 42% जाने लगा। और राज्य की योजनाओं में 80%, 90% केंद्र खर्च करे, तो उन्होंने भी एक तो कम कर दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और दूसरी राज्यों ने भी कहा बोले हमको ये 42 देने से फायदा क्या, आप इसमें ले लेते हो पैसा, और नाम तो आपका रहता है, झोला भी छपा हुआ था, उस पर फोटो मोदी जी का रहता है तो इसमें हमको पैसा, फोटो आपका लगा रहे हो तो पैसा भी आपका ही लगाओ। तो वो ये तो फिर लूट लेते हो, देने के बाद फिर आपके पिताजी आपको 1000 रुपए दें और कहें जाओ बेटा ऐश करो, और 800 रुपए का सामान गिना दे, मेरे लिए ले आना तो फिर आप तो ठगे गए ना कहीं घूमने के लिए भी भेज रहे हो और 800 रुपए का सामान भी मंगा रहे हैं अलग अलग। हाँ, तो अपने खुद के खर्चे के लिए तो 200 रुपये हुआ ना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्लियर आपको। तो ये वाला मुद्दा भी पढ़ लीजिएगा वो आर्टिकल, कि डिवोल्यूशन जब होता है साथ में स्कीम भी पकड़ा देते हो, ठीक है, तो ये कम से कम लिस्ट तो न दो वो दे रहे हो तो वही। तो ये, और फिर इधर से सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो फ्री बीज वगैरह है ये वो है, तो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से इसको कराओ, तो उसका हस्तक्षेप अलग से आ गया। तो भैया तुम अपना न्यायपालिका वाला काम करो ना, ये वित्तीय वाला सेपरेशन ऑफ पावर,
तो ये काम तो एग्जीक्यूटिव को करने दो, ये वाला काम फाइनेंस कमीशन को करने दो। अब फाइनेंस कमीशन भी क्या करेगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा, फिर कैसे काम चलेगा? तो राज्यों के साथ क्या क्या विवाद है, ये कुछ आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अलग अलग सदस्य कितना मत रखते हैं, क्या होता है। फाइनेंस कमीशन एनके सिंह वाला जो है, उसके कार्यकाल सबके पिछले 3 फाइनेंस कमीशन का कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए, 13th वाला, 14th वाला, 15th वाला। 13, 14, 15 वित्त आयोग, उनके अनुशंसाएं, प्रमुख उसके लक्षण और उनका तुलनात्मक अध्ययन, तो आपको बहुत फायदा होगा। हर फाइनेंस कमीशन की कुछ न कुछ विशेषता है, वो कुछ न कुछ विशेषता लेके आता है। तो पुराने की विशेषता पढ़ लीजिएगा और 3 का चार्ट बना लीजिएगा, लिख करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो इस बार सप्ताह में बिजी हो के नहीं, पूरा होमवर्क मिल गया? चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम देव